हम लोग बात कर रहे थे कि फ्लूइड होता क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, और इन सबको समझने के लिए यानी जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं मटेरियल को पढ़ना है, तो वो मटेरियल हमारा सिस्टम हो जाता है। चाहे मान लीजिए कि अगर आपको वाटर को ही पढ़ना हो, किसी बकेट में रखा हो, तो वो भी हमारा सिस्टम है, या रूम पढ़ना हो सिस्टम है। और उस सिस्टम का कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको आप प्रॉपर्टीज बोलते हैं। कहीं कहीं एनसीईआरटी में देखने को भी मिलता है कि एक टर्म प्रॉपर्टीज के कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, तो ये टर्म को अभी हम यहाँ पे बता दें ताकि आप यूज़र फ्रेंडली रहे। जब भी कभी ये टर्म देखने को कहीं भी मिले तो आपके मन में रहे कि इस टर्म का ये मीनिंग होता है, क्योंकि कभी भी कोई भी एग्जाम में बैठने पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वेश्चन को समझना। एक एक वर्ड की मीनिंग को अगर आप समझ लेते हैं तो डेफिनेटली हेल्प मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मोस्टली हम लोग डेटा को फॉलो करते हैं, ये मेरा बहुत ही कॉमन डायलॉग है, हमेशा हम बोलते आते हैं कि हम लोग का एक नेचर होता है कि वी फॉलो ओनली डेटा। अगर हम एक एक वर्ड जो दिया हुआ है क्वेश्चन में अगर उस चीज़ को फॉलो करें तो डेफिनेटली बहुत हद तक क्वेश्चन को समझने का मौका मिलता है कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और पूछना क्या चाहता है। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टीज को जो है हम आगे बात कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट हम लोग जो पार्ट 1 में हम लोग किए थे वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम तक बात किए थे। सो प्रॉपर्टीज को यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, दो तरीके से। एक प्रॉपर्टी ऐसा होता है जो कि इंटेंसिव हो, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हायर एजुकेशन में ब्रॉडली यूज होता है, लेकिन यहाँ पे आप बस मीनिंग को समझिए, टर्म को समझिए, ताकि कहीं भी ये अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। इंटेंसिव यानी याद रखने के लिए जनरली हम लोग स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप आईएन को फॉलो कीजिए और आईएन से बनाइए इंडिपेंडेंट ऑफ मास। और साइज, मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जिसको मास से कुछ लेना देना नहीं है, साइज से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे सिंपल अगर देखा जाए तो टेम्परेचर है, डेंसिटी है, ये प्रॉपर्टीज ऐसा होता है कि इसको मास और साइज से कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक्सटेंसिव का मतलब हो गया जस्ट कि ये इंडिपेंडेंट है, तो ऐसा प्रॉपर्टी जो डिपेंड ऑन मास और साइज हो, जैसे वॉल्यूम। मान लीजिए कि अगर आप मास ऐड करते चले जाएं तो आपका साइज बढ़ते चला गया, तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो पूरा डिपेंड करता है साइज पे। जैसे कि अगर वेट लिफ्टर वेट उठाता है तो उसमें देखते होंगे कि बार बार उसमें वेट को ऐड किया जाता है, यानी उसका आप जो है साइज पे कहीं ना कहीं वो डिपेंड हो जा रहा है। तो अब उस सिचुएशन में प्रॉपर्टी को बोला जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी प्रॉपर्टीज भी दो तरीके के हैं, कोई भी सिस्टम जिसको पढ़ना है। अब जैसे हम यहाँ पे फ्लूइड पढ़ रहे हैं तो फ्लूइड का प्रॉपर्टीज पढ़ना है, तो फ्लूइड का प्रॉपर्टीज दो पार्ट में हो सकता था, यानी एक एक्सटेंसिव भी हो सकता था और एक इंटेंसिव भी हो सकता था। अब जैसे वॉल्यूम अगर हम ले रहे हैं किसी फ्लूइड का, तो वॉल्यूम जो है वो एक्सटेंसिव है, वो साइज पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हम इसमें इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जैसे प्रेशर, डेंसिटी, तो ये कहीं ना कहीं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, मतलब उसको साइज से कोई लेना देना नहीं है। इसमें हम बात करते हैं, थोड़ा एड ऑन करते हैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा हायर लेवल का ये मतलब टॉपिक में होता है। लेकिन अगर आप रेसनिक हैलिडे पढ़ते हैं फिजिक्स का, जो हाई स्कूल लेवल का बोला जाता है, उसमें भी ये टर्म को यूज किया है, लेकिन थोड़ा सा सिंपल वे में बात करते हैं ताकि आपको ईजी में समझ आए। एक आगे जैसे आप जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स हो या कहीं भी, तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअम करके एक पार्ट होता है। हायर एजुकेशन में ब्रॉडली यूज होता है, रेसनिक हैलिडे में डायरेक्टली इस नाम का यूज नहीं किया है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन जरूर हुआ है। तो इसलिए आप मतलब ऐसा ना सोचे कि ये बियॉन्ड द सिलेबस जा रहा है या कुछ भी। टर्म बहुत
मतलब लॉजिकल सोचने की बात है। अगर हम रेसनिक हेलिडे का लाइन भी हम पढ़ के आपको सुनाएंगे, आई हैव, सो हम पहले इस मीनिंग को समझते हैं सिंपल वे में। कंटिन्यूअम कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको फ्लूइड में या तो लिक्विड्स पढ़ना है या गैसेस पढ़ना है। आपको पता है कि अगर हम बात करें तो लिक्विड में पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से थोड़े से स्पेस पे होते हैं, सॉलिड में बहुत क्लोज्ड होते हैं। ये हमारा पार्टिकल्स है। लेकिन गैस की अगर हम बात करें तो पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ही दूर होते हैं। सब लोगों को, हम लोगों को पता है। अब आपसे हम पूछे कि सर बताइए, अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे थोड़ा सा अंदर में जाके देखें, एक इमेजिनेशन करें। आप पढ़ते हैं कि जो है गैसेस हो, मतलब अगर ये इसमें कोई इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स नहीं है तो पार्टिकल्स रैंडम मोशन में होगा। आप बोल सकते थे कि हाँ सर रैंडम मोशन में होगा पार्टिकल्स, अगर पार्टिकल लेवल पे देखें। अब मान लीजिए कि ये आपका एक क्लासरूम है, जस्ट एग्जांपल, ये क्लासरूम है। अब यहां क्लासरूम में मान लीजिए कि ये बोर्ड है और मान लीजिए कि यहां पे हम खड़े हैं डाइस पे, और आप क्लासरूम में जो है कुछ ऐसे बैठे हुए हैं। मान लीजिए कि बहुत तेज बारिश हो रही है और कुछ स्टूडेंट नहीं आए, तो यहां पे खाली जगह है, कुछ खाली जगह भी है, कुछ जगह स्टूडेंट है, जहां मर्जी है जो बैठ गया। यहां पे आप हैं, स्टूडेंट्स हैं, और ये ब्लैंक पार्ट है। अब आप खुद सोचिए कि मान लीजिए कि अगर हम कोई एरिया, कोई छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर कर लेते हैं। वॉल्यूम कहने का मतलब एक छोटा सा आप आयतन दे रहे हैं ना, छोटा सा जगह को सिलेक्ट कर रहे हैं, रीजन को फिक्स्ड कर दिए। मान लीजिए कि इतना दूर को फिक्स कर दिए, फिक्स्ड कर दिए, ये फिक्स्ड हो गया, लॉक हो गया। और इसका वॉल्यूम मान लीजिए कि छोटा सा वॉल्यूम हम डेल्टा भी ले रहे हैं, डी भी। इसको इस तरीके से हम वॉल्यूम को डिनोट कर रहे हैं, तो कंफ्यूज होना नहीं है, डिनोट कर रहे हैं वॉल्यूम को, गी लिख के कट कर दिए। अब मान लीजिए कि इस स्टूडेंट को लग रहा है कि नहीं, मेरा दोस्त यहां बैठा हुआ है, यहां तो एक जगह खाली है। ये बंदा यहां से उठ के चला गया, हो सकता है, या हो सकता है कि यहां का जगह खाली, यहां से दो बंदा आके इस जगह पे बैठ जाए कि नहीं ये जगह खाली है, थोड़ा जगह को बदला जाए, आज कोई आया नहीं है। तो ये देखने को मिल रहा है कि इस छोटे से जगह पे, जहां पे पहले 3 स्टूडेंट है और खाली जगह है, तो हो सकता है कि स्टूडेंट आए इसमें, या हो सकता है कि स्टूडेंट इससे चला जाए। और वॉल्यूम इसका डी भी है, फिक्स है, फिक्स्ड वॉल्यूम, ये मान लीजिए। और आप लोग मास है, पार्टिकल, जस्ट लाइक पार्टिकल। स्टूडेंट जो है वो पार्टिकल्स है, मतलब अपने आप को गैस की तरह मान के चलिए, पार्टिकल्स है। अब इस सिचुएशन में हो सकता है कि अगर हम आपसे पूछे कि एक टर्म बहुत ब्रॉडली अभी हम लोग डिफाइन भी करेंगे, डेंसिटी, रो। अब अगर हम पूछे कि डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी आप बोल सकते थे कि सर dm/, मतलब बहुत, मतलब हम छोटा सा वॉल्यूम लेके चल रहे हैं, मतलब अपने सब्जेक्ट को देखते हुए, ध्यान रखते हुए कि बहुत छोटा सा हम वॉल्यूम ले लिए और उस वॉल्यूम में देख रहे हैं कि मास। अब यहां पे आपको एक चीज देखने को मिल रहा है कि अगर मास जो है वो आउट हो जाएगा
तो मास कम हो जाएगा, मास कम हो जाएगा। तो डेंसिटी क्या हो सकता था? आप बोल सकते थे कि सर डेंसिटी भी तो कम हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी एक वॉल्यूम में मास पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं। मास कितना एक वॉल्यूम में मास है। अब अगर बोलते कि नहीं मास उसमें इन कर जाए, कोई बंदा आके बैठ जाए इसमें, तो अब इस पार्ट का डेंसिटी क्या हो जाएगा? ज्यादा डेंस हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा। लेकिन मेरा एक सिंपल सवाल है कि जब आप पढ़ते हैं सब्जेक्ट को और आप मेमोराइज भी करते हैं कि वाटर का डेंसिटी अगर कोई पूछता है तो आप बोलते हैं कि 1000 kg पर मीटर क्यूब, ब्रॉडली यूज करते हैं। अब सवाल ये है कि हम बोले कि अच्छा 100 ml वाटर अगर हो उसका भी डेंसिटी क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि सर 1000। अगर हम बोले 2 लीटर वाटर है तब भी आप बोलेंगे कि 1000। क्यों भैया? रैंडम मोशन में अगर हम बात कर रहे हैं कि पार्टिकल जब मोशन में है तो जरूरी नहीं है कि पार्टिकल यहीं पे रहे हमेशा बैठा हुआ कि नहीं भैया हमको डेंसिटी को फिक्स रखना है, ऐसा तो नहीं देखने को मिलता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत पार्टिकल लेवल पे हम सोच रहे हैं। यानी अब यहां पे अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो पार्टिकल हमेशा मोशन में रहता है। तो आप अगर एक छोटा सा वॉल्यूम भी सिलेक्ट करेंगे तो उस वॉल्यूम में पार्टिकल कभी आ रहा है जा रहा है, हो सके सब पार्टिकल निकल के चला गया, तब तो डेंसिटी गया काम से। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लाया गया और उसका मतलब हो गया कि देयर विल बी नो गैप बिटवीन पार्टिकल्स। यानी पार्टिकल यहां पे, अब जैसे यहां पे गैप हम दिखा रहे थे, अब पूरा मान लीजिए कि पूरा क्लास फुल है, क्लास फुल है, ज्यादा से ज्यादा आप अपना सीट एक्सचेंज कर सकते हैं। जगह बदलने पे भी डेंसिटी आपका चेंज नहीं हो रहा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ही है। तो हम लोग क्या अज्यूम करके चलते हैं कि क्लोजली पैक्ड है, क्योंकि फ्लूइड में ऐसा देखने को मिलेगा कि पार्टिकल एक दूसरे के जो है वो रैंडम मोशन में देखने को मिलेगा, तो हमारा प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं हो पाएगा, सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन नहीं हो पाएगा सही पे। यानी प्रॉपर्टी जो है वो पॉइंट पे भी डिफाइन होना चाहिए, मतलब बहुत छोटा पॉइंट पे भी डिफाइन होना चाहिए, उसको आप बता सकें। तभी तो बोल रहे हैं कि 100 मिलीलीटर वाटर का डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब है। यानी छोटा भी अगर हम बोलते कि 50 ml का भी, तब भी आप बोलेंगे 1000। यानी आप रिड्यूस करते भी जा रहे हैं, फिर भी आप बोल रहे हैं कि आपका जो है डेंसिटी जो है वो फिक्स्ड है, यानी डिफाइन हो चुका है। और इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअम हाइपोथेसिस, मतलब पार्टिकल के बीच में गैप नहीं होगा तो जगह बदलेगा ही नहीं, तो आपका कभी भी डेंसिटी यहां का निकालेंगे डेंसिटी सेम मिलेगा। यानी ये हाइपोथेसिस है, कल्पना है, काल्पनिक है, इमेजिनेशन है जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो मुश्किल होगा। और इसीलिए आपके कोर्स में एनसीईआरटी में भी इस पे लाइन से नहीं मीनिंग दिखाया है, लेकिन आपको हम समझाते हैं, दिखाएंगे भी, और आप बुक को देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। तो आई होप कि ये चीज को आप समझ गए होंगे कि कंटिन्यूअम हाइपोथेसिस क्या होता है। यानी आप बहुत छोटा सा पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, वहां पे भी आपका प्रॉपर्टी जो है डिफाइन हो रहा है, मतलब डिफाइन करने का मतलब आप बता पा रहे हैं कि वहां पे भी प्रॉपर्टी ये होगा, सेम दिखने को मिल रहा है। सिंपल शब्दों में, हम ज्यादा हाई लेवल पे नहीं जाएंगे। मतलब आप 50 ml वाटर में भी बोलते हैं 1000, लेकिन आपको लॉजिकल हम समझा दिए कि ऐसा जरूरी नहीं है। माइक्रोस्कोपिक लेवल में तो पार्टिकल मोशन में है, हो सकता है कि पार्टिकल अपना जगह बदलते रहे। अब जगह बदल दिया तो पता चला कि अब इस 3 पार्टिकल यहां से हट के बाहर चला गया, तो ये तो डेंसिटी इसका काम खत्म, टाटा बाय बाय खत्म। तो ये चीज ना हो इसलिए बोला जाता है क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड। अब अगर हम बात करें यहां पे जो हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है प्रेशर। प्रेशर प्रेशर नॉर्मल फोर्स है एक्सर्टेड बाय फ्लूइड पर यूनिट एरिया। नॉर्मल कहने का मतलब हमेशा 90 डिग्री परपेंडिकुलर। अब जैसे यहां पे भी अब आपका कंटिन्यूअम हाइपोथेसिस फुलफिल होता है। जब आप देखें, हम थोड़ा सा आपको बताते हैं, मान लीजिए
ये हमारा कोई कंटेनर है, मान लीजिए कि ये कंटेनर है। अब इस कंटेनर में हम फ्लूइड फिल कर दें, यहां पे हमारा इस कंटेनर में फ्लूइड है। अब कोई छोटा सा हम यहां पे इसके वॉल पे जो ये छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं इसके वॉल पे, बहुत छोटा सा एरिया है वॉल पे। ये एरिया है, डेल्टा ए, बहुत छोटा सा है। और मान लीजिए कि इस छोटे से एरिया पे हमारा जो है फ्लूइड का पार्टिकल जो है वो फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स डेल्टा एफ। डेल्टा एफ ये नॉर्मल फोर्स है, हम सबस्क्रिप्ट में एन लिख देते हैं। एन का मतलब हो गया नॉर्मल, परपेंडिकुलर, इस एरिया के परपेंडिकुलर में फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल में। तो प्रेशर फोर्स को लिमिटिंग सेंस में आप डिफाइन करते हैं कि सर पी जो होगा प्रेशर यहां का, अब ये लिमिट डेल्टा ए टेंस टू 0 डेल्टा एफ एन बाई डेल्टा ए। अब ये आपको एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डेल्टा लिमिट कब लेते हैं? जब आप जस्ट एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन है x माइनस वन बाई एक्स माइनस वन। यहां पर आप बोल सकते थे कि सर अगर x1 रख दिया जाए तो ये fx1 पे ये 0/0 बन जाएगा, जो कि अनडिफाइंड है। अब इस चीज को मैथ में सॉल्व करने के लिए लिमिट लेते हैं, तो लिमिट में आप लिखेंगे कि x टेंस टू 1, मतलब 1 नहीं होगा, 1 के वेरी क्लोज होगा, तभी जाके आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो 1 पे तो ये अनडिफाइंड है, 0/0 हो जाएगा, सॉल्व नहीं मिल सकता है। वैसे ही प्रेशर को यहां पे अभी हम लोग कंटिन्यूअम हाइपोथेसिस को देखें, यानी कंटिन्यूअम हाइपोथेसिस कहता है पॉइंट पे भी वो डिफाइन होना चाहिए और सेम होना चाहिए। आप यहां पे प्रेशर देख रहे हैं, ये ओवरऑल है, लेकिन क्या आप हाइपोथेटिकल दुनिया में अगर एंटर कर गए और आप देख रहे हैं कि ये तो हाइपोथेटिकल दुनिया की बात कर रहा है कि कंटिन्यूअम हाइपोथेसिस, लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब वो पार्टिकल्स जाके वॉल पे, हो सकता है कि आप दो, फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात होता है, एक अंदर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक बाहर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस करने का मतलब कि किस नजरिए से आप देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका क्लास का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, आपके क्लास में 28 स्टूडेंट हैं, तो 28 स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा आया, बाहर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या माना जाएगा कि 28 स्टूडेंट्स सभी बेस्ट हैं, एवरेज। लेकिन इंडिविजुअल अगर हम बात करें, हो सकता है कि कोई स्टूडेंट का रिजल्ट थोड़ा कम रहा, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दिया, यानी वो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक बाहर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं और एक अंदर में देखा जाए तो पार्टिकल हैं आप लोग, हर पार्टिकल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अच्छा इसका रिजल्ट ये रहा, उसका रिजल्ट ये रहा, लेकिन बाहर वाले के नजरिए में नहीं बहुत अच्छा है। तो सेम चीज है प्रेशर के साथ, और यही कंटिन्यूअम हाइपोथेसिस है। पार्टिकल लेवल पे देखा जाए तो हो सकता था कि कुछ ही पार्टिकल जाके दीवार पे टकरा रहा होगा, क्योंकि वॉल पे स्ट्राइक करेगा पार्टिकल तभी जाके आप प्रेशर वो वर्ड यूज करते हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड पर यूनिट एरिया, तब ये वॉल पे स्ट्राइक कर रहा है तभी जाके आप प्रेशर बोल रहे हैं।
लेकिन अगर मान लीजिए कि कुछ पार्टिकल तो ऐसा होगा कि जो सेंटर में वो वॉल पे टकराया भी नहीं, लेकिन हम बाहर के नजरिए में क्या बोले, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी मेहनत कर रहा होगा, बाहर से एकदम पूरा सब पार्टिकल जो है जाके दीवार पे टकरा रहा होगा। और इसलिए आप ये तभी बोल सकते हैं जब आप कंटिन्यूअम हाइपोथेसिस मानेंगे, यानी पार्टिकल में गैप नहीं होगा, यानी मोशन आप नहीं देंगे, तभी जाके आप पार्टिकल का स्टडी कर पाएंगे, तभी जाके आप प्रेशर के बारे में बता पाएंगे। तो ये जो प्रेशर होता है ये एवरेज प्रेशर है, यानी ये पॉइंट पे भी डिफाइन कर रहा है, यानी डेल्टा ए टेंड्स टू जीरो, मतलब जीरो नहीं है, जीरो के करीब करीब है, वहां पे भी वैल्यू जो होगा वो पी ही आएगा। और यही वैल्यू आप ऐसे भी लिखते हैं कि कहीं भी निकाल दोगे तो एफ एन बाई ए ही रहेगा, यानी पॉइंट पे भी ये प्रेशर ही यही वैल्यू देगा, और ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो एवरेज वैल्यू भी यही रहेगा। तो ये पॉइंट पे भी डिफाइन है प्रेशर, यानी नो गैप बिटवीन पार्टिकल्स, हर पार्टिकल इन्वॉल्व है। तो ये सिंपल में हम आप बहुत ज्यादा हाई लेवल पे बात नहीं करते हैं, आपको समझाने के लिए हम बहुत सिंपल लहजा यूज कर रहे हैं ताकि आपको इजी वे में समझ में आए। तो इसलिए लिमिटिंग सेंस में भी आपके बुक में दिया हुआ है, और ये कंटिन्यूअम हाइपोथेसिस का ही पार्ट है। और अगर हम बुक का लाइन पढ़े, वो अगर हम देखें, रेसनिक हेली का मेरे पास लाइन है, लाइन कहता है कि जैसे प्रेशर के बारे में कहा कि मान लीजिए कि यहाँ पे बी अज्यूम दैट, ये डेंसिटी के बारे में लिखा था, द डेंसिटी के लाइन को हम पढ़ दें कि इन थ्योरी द डेंसिटी एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड इज द लिमिट ऑफ द दिस रेशियो। आप जैसे डेंसिटी को भी यहाँ पे जैसे हम डेंसिटी लिखे तो डेंसिटी को भी आप ऐसा लिख सकते थे कि यहाँ डेल्टा वॉल्यूम जो है वो टेंड्स टू जीरो और डेल एम बाई डेल वॉल्यूम, ऐसा लिख सकते थे। तो आप बोल सकते थे कि इन थियरी द डेंसिटी एट एनी पॉइंट in a fluid is the limit of this ratio as the volume element at that point, ratio है delta m by delta v, और volume at that point is made small and smaller, ये बहुत ही छोटा है, यानी जीरो नहीं है, जीरो के आसपास है। in practice we assume का मतलब क्या होता है, मानना। in practice we assume that a fluid sample is large, कोई भी फ्लूइड सैंपल जो होता है वो लार्ज होता है रिलेटिव टू यहां पे है एटॉमिक डायमेंशन, ये बहुत छोटा सा एटॉमिक डायमेंशन जो मान रहे थे पार्टिकल का, उसके रिस्पेक्ट में फ्लूइड सैंपल जो है वो बहुत बड़ा होता है। सो दस इज ए स्मूथ विथ यूनिफॉर्म डेंसिटी रेदर देन लंपी विथ एटम्स। लंपी मतलब गांठ बनना, गुच्छा में बनाना। तो हम पहले बोले कि पार्टिकल तो मोशन में है, हो सकता है कि कहीं पे गुच्छा में हो, कहीं पे ना हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम लोग यूनिफॉर्म अगर निकालना चाहे तो सभी जगह गैप को अगर बंद कर दे तो यूनिफॉर्म निकल सकता है। और ये लाइन आपके बुक में भी दिया हुआ है, रेसनिक हेलिडे के बुक में। तो इसलिए हम आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करवा दिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंटिन्यूअम कॉन्सेप्ट, जिसमें प्रेशर भी आपका डिफाइन होता है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो प्रेशर जो है, आप बोलते हैं कि सर प्रेशर जो है हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया, ये नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड की यहां बात कर रहा है। अब यहां पे अगर देखा जाए तो हम बोले कि यूनिट क्या होगा प्रेशर का, तो ये आपके कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यूनिट। सो यूनिट ऑफ प्रेशर को हम लोग पास्कल बोलते हैं, यहां पे पीए से डिनोट किए हैं। और 1 पास्कल जो होता है वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, क्योंकि यहां पे अगर हम बात करें तो आप बोल सकते थे कि सर प्रेशर जो है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया है, सो फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और कभी कभी आप देखे होंगे कि मेन क्या है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा जो खेला बोलते हैं ना कि किस पे गेम होता है, वो होगा यूनिट पे, यूनिट। सो जैसे यहाँ पे बोल सकते थे कि सर कभी बार भी यूनिट दे देगा, तो याद रखना है कि 1 बार जो होता है वो 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर किलो पास्कल है
तो इसका मतलब है 1000 पास्कल, और अगर मेगा पास्कल है तो 10⁶ पास्कल। ये आपको ध्यान रखना है बेसिक। और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिनोट करता है। और ये होता है अपना 101325 पास्कल, और इसी को 1.01325 बार भी लिखा जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि बोल सकते थे कि सिंस हमारा 10⁵ पास्कल जो है वो इक्वल है 1 बार के। सो 1 पास्कल जो होगा वो हो जाएगा 1/10⁵ बार। सो 101325 पास्कल अगर लिखना हो तो आप लिख सकते थे कि सर 101325/10⁵ बार, और ये 2 4 और 5, तो डेसिमल में 1.01325 बार लिखा जा सकता था। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया हो। वैसे ही और भी यूनिट है, सब यूनिट पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मोस्टली नीट या मेडिकल का एग्जाम होता है उसमें ज़्यादा यूनिट पे, जेई मेंस में भी यूनिट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक और यूनिट बोल सकते थे कि 1 kgf, किलोग्राम फोर्स, इसको बोलते हैं किलोग्राम फोर्स। वन kgf/cm², ये फोर्स का और ये एरिया का। सो ये आपको पता है कि 1 kgf जो होता है वो 9.807 न्यूटन के इक्वल होता है, और ये पर cm² लिखा जा सकता था। और सेंटीमीटर को आपको यूनिट कन्वर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, तो कभी भी डाउट लगे तो कुछ ऐसा ध्यान रख सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल होता है, तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और आप बोल सकते थे कि सर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो 1/100 यहाँ पे जो है सॉरी, यहाँ पे हमको मीटर स्क्वायर यहाँ नहीं लिखना था, एक्सट्रीमली सॉरी। ये 1/100 मीटर होता, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को 1/100 स्क्वायर मीटर स्क्वायर लिख सकते थे। तो अब यहाँ पे बोल सकते थे कि सर 1 kgf जो है 1 kgf जो है वो 9.807 9.81 भी आप लिख सकते हैं, 9.81 न्यूटन। सो इक्वल है, तो इसको रिप्लेस कर दिए। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में अगर रिप्लेस करना हो तो आप ऐसा लिख सकते थे कि सर 9.807 न्यूटन बाई, अब 1 सेंटीमीटर यहाँ पे 1 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप बोल सकते थे कि सर ये हो जाएगा 1/100 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। और इसी को आप लिख सकते थे कि सर ये 9.807 ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁴ बोल सकते थे। 100 स्क्वायर है यानी 1 के साथ 4 जीरो है, तो 10⁴ भी तो वही मीनिंग कहता है। और ये 1/100 स्क्वायर है, नॉट 100 स्क्वायर मीटर स्क्वायर है, तो इसलिए ये ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए ये पॉजिटिव साइन के साथ ही रहेगा, पॉजिटिव साइन के साथ। सो ये आपका आ गया 9.807 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आप इसी को बोल सकते हैं कि 9.807 इंटू 10⁴ पास्कल, ये भी आप बोल सकते हैं। अब यहां पे बोला जा सकता था कि सर और भी यूनिट है, जैसे इंग्लिश सिस्टम में ब्रिटिश यूनिट जिसको बोलते हैं, उसमें ये इंग्लिश सिस्टम इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आप जो बॉयज़ हैं अगर बाइक कभी हवा भरवाने जाते हैं या कभी भी देखें तो एक डिवाइस से वो पहले आपका हवा मेज़र करता है टायर का, और तब जाके वो एंटर करता है, और एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है। आप जब अगर आप कार को भी सीट ड्राइवर सीट के पास जब डोर ओपन करेंगे तो एक लगा हुआ डेटा रहता है कि टायर में कितना हवा होना चाहिए, और वो यूनिट जो दिया हुआ है वो प्रेशर का यूनिट, मतलब आप नए हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि यार सर, 'हम तो पढ़े थे पास्कल, हम तो पढ़े थे बार,
यहां पे कुछ अलग यूनिट दिया हुआ है प्रेशर का, वो यूनिट होता है इंग्लिश सिस्टम में, उसको बोलते हैं इन इंग्लिश सिस्टम हमारा जो यूनिट है, यूनिट ऑफ प्रेशर, वो होता है पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच, पर स्क्वायर इंच। पाउंड मास का यूनिट होता है, पाउंड वहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश यूनिट में 1 पाउंड जो होता है वहाँ पे डिनोट किया जाता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट सिस्टम में, इंग्लिश यूनिट सिस्टम में, कि अगर वहाँ 1 LB लिखा हुआ है, LB पाउंड का मतलब होता है पाउंड, और M लगा दिया तो इसका मतलब है मास के टर्म में, लेकिन मास फोर्स नहीं हो सकता है, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है। तो यहाँ पे पाउंड फोर्स है तो LBF होगा, नॉट LBM। LBM जो है ये हो जाता है 4 एग्जैक्ट वैल्यू बताते हैं इसका, हम लिख रहे हैं कि 1 पाउंड, ये पाउंड में है, LBM से डिनोट कर रहे हैं, मास M फॉर यहाँ पे मास होता है, यानी मास में लिखना है तो मास का यूनिट क्या होता है, kg। सो 0.45359 kg, यानी आप रफली याद रख सकते हैं कि 0.5 kg के बराबर होता है, रफली 0.5 kg, ये एग्जैक्ट है, आप रफली याद रखिए कि 0.5 kg। और अगर आप बोलते हैं कि सर 1 LBF क्या होगा, इसको बोलते हैं पाउंड फोर्स, ये हमारा, इसको बोलते हैं पाउंड फोर्स, और LB को लिब्रा भी बोला जाता है। ये जो LB है इसको पढ़ा जाता है लिब्रा। ये एक्चुअली रोमन, एंशिएंट रोमन यूनिट है जिसका मतलब होता है वेट, लिब्रा। LB जो बोल रहे हैं, LB जो है यहाँ पे लिब्रा को डिनोट कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं लिब्रा पढ़ा जाता है LB को। पाउंड को डिनोट किया जाता है LB से, लेकिन पाउंड में क्या है कि पाउंड मास अगर लिखा जाए तो LBM होता है, और पाउंड फोर्स लिखा जाए फोर्स के रूप में तो ये LBF हो जाएगा, और ये इक्वल हो जाता है यहाँ पे अपना 32.17 जो है LBM, ये मास का यूनिट हो गया, मास। और एक्सीलरेशन वहाँ पे दिखाया जाता है, एक्सीलरेशन का यूनिट हम लोग SI में पढ़ते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाता है फीट पर सेकेंड स्क्वायर, फीट में बात होता है। और आप बोल सकते हैं कि सर 1 फीट जो होता है, ये सब यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको हमेशा ध्यान रखना है। 1 फीट जो है 0.3048 मीटर के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे दोनों यूनिट है, M अगर लिखा हो सबस्क्रिप्ट साथ में LB के साथ, तो LB वहाँ लिब्रा पे है, तो लिब्रा मास जो है LBM, ये मास को डिनोट कर रहा है इसलिए यूनिट kg में होगा। लेकिन LBF लिख दिया तो इसका मतलब है कि फोर्स को डिनोट कर रहा है, तो पाउंड फोर्स बोलते हैं, और ये इक्वल हो जाता है 32.17 LBM फीट बाई सॉरी LBM बाई नहीं होगा, यहाँ पे ये हम अंडरलाइन किए थे इसलिए कंफ्यूजन ना हो जाए, हम इसको मिटा देते हैं। ये हमारा हो जाएगा LBM फीट पर सेकेंड स्क्वायर। सो आई होप ये भी आप समझते हैं। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में यानी लिखा जाता है ये जो पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच है, इसी को लिखा जाएगा PSI। और दूसरा डिनोट करने का तरीका है, पाउंड फोर्स है तो पाउंड फोर्स LBF, और पर स्क्वायर इंच, एरिया को इंच में दिखा रहा है, इंच स्क्वायर, हम लोग मीटर स्क्वायर बोलते थे, ये इंच, सो ये हो गया इंच स्क्वायर। तो दोनों तरीका है। PSI, तो जब भी आप टायर में हवा भरवाने जाते हैं तो PSI देखने को मिलता है, पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच। और अगर रफली देखा जाए तो ये बोल सकते थे कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 14.696 PSI के इक्वल है, PSI के इक्वल होता है।
तो ये आप रफली ध्यान रखें, ये टर्म को मीनिंग को समझने के लिए बता रहे हैं कि कभी भी पीएसआई अगर देख रहे हैं तो पीएसआई इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर, बार इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे क्या होता है कि प्रेशर को मेजर करने का दो रेफरेंस है, दो रेफरेंस है। एक रेफरेंस होता है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, और इसको एब्सोल्यूट वैक्यूम भी बोला जा सकता है। अब ये एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर और एब्सोल्यूट वैक्यूम का मतलब क्या होता है? सिंपल, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है। तो एब्सोल्यूट वैक्यूम का मतलब है कि उस समय पार्टिकल कहीं भी स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तो पार्टिकल में कोई मोशन नहीं है, यानी उस समय रीडिंग प्रेशर का जो मिलेगा वो जीरो मिलेगा। तो एब्सोल्यूट वैक्यूम या एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर का मतलब है कि नो पार्टिकल मोशन। तो इसलिए उस समय आपका प्रेशर फोर्स जीरो बोला जाएगा, क्योंकि पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तभी ना आप बोल सकते कि फोर्स पर यूनिट, फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड पर यूनिट एरिया। लेकिन फोर्स अगर पार्टिकल अपने जगह पे है ही नहीं, वो स्ट्राइक मतलब पार्टिकल जाके स्ट्राइक ही नहीं किया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया आपको नहीं निकलने वाला है। तो उस समय के प्रेशर को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, ये रेफरेंस है। और दूसरा हमारा रेफरेंस होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसी दो के रेफरेंस में हम लोग सारा प्रेशर की बात करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना है। मोस्टली जब आप गाड़ी में टायर वगैरह में हवा दिलवाते हैं, वो प्रेशर रहता है गेज प्रेशर। और गेज प्रेशर क्या है? जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे दो प्रेशर को डॉट से दिखाते हैं, और मान लीजिए कि इस प्रेशर को कोई प्रेशर मेजर किया, तो ये प्रेशर दो रेफरेंस से मेजर किया जा सकता था। एक एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से अगर इसको बोला जाए तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर के नाम से बोला जाएगा, यानी अबव द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, एबव। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर, जिसको PATM है, अब यहां के रेफरेंस में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं गेज प्रेशर। गेज प्रेशर आप GAGE भी लिख सकते हैं और GAUGE भी लिख सकते हैं, दोनों सही है स्पेलिंग में। सो गेज प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है। तो अब आप यहां पे क्या देख रहे हैं कि प्रेशर एक ही था, लेकिन उसको नजरिया अलग था। एक प्रेशर एब्सोल्यूट जीरो के रेफरेंस में बात किया जा रहा था, तो उसका नाम हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर अगर बात किया जा रहा है, तो अब आपका हो गया गेज प्रेशर। यानी जैसे कि अगर हम कार में देखें, तो कार में जो है टायर का जो लिखा रहता है वो PSI, स्टैंडर्ड PSI लिखा होगा 32 PSI। ये गेज प्रेशर है। गेज प्रेशर मतलब ये कहना क्या चाहता है गेज प्रेशर, कि आप बोल सकते थे कि सर गेज प्रेशर को अगर निकालना हो तो एब्सोल्यूट प्रेशर में से यहां तक के प्रेशर को आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल रहे हैं, एटमॉस्फेरिक। सो आप बोल सकते थे कि गेज प्रेशर में से ये जो है एब्सोल्यूट प्रेशर में से अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दिया जाए तो गेज प्रेशर है, यानी ये एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेजर किया गया। यानी एब्सोल्यूट प्रेशर कोई पूछे कि एग्जैक्ट बताइए एब्सोल्यूट क्या होगा, यानी जीरो से लेकर वो कहां तक चेंज हुआ होगा, इनिशियल में कोई प्रेशर नहीं लग रहा था, तो अब वो हो जाएगा अपना P गेज प्लस P एटमॉस्फेरिक, और यहां पे 32 PSI और प्लस 14.7, मान लीजिए 14.7। सो ये एग्जैक्ट एब्सोल्यूट हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 46.3 PSI। ये एब्सोल्यूट है। तो ये हमेशा याद रखिए कि ये टायर का प्रेशर जो है दैट इज गेज प्रेशर, और इसलिए PSI में लिखा रहता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 32 ज्यादा होना। लेकिन अगर आप देखें कि अगर यहां पे दूसरा पॉइंट जो ले रहे थे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो था, तो इसको भी अगर मान लीजिए इसको B बोल देते तो ये बोला जा सकता था कि सर ये पॉइंट अगर कोई एब्सोल्यूट प्रेशर के रेस्पेक्ट में बात करता है, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर के, तो ये भी
एब्सोल्यूट होता। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कोई मेजर करे उसके रेफरेंस में, तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं कि ये बिलो द एटमॉस्फेरिक है, बिलो द एटमॉस्फेरिक। सो ये प्रेशर को हम लोग बोलते हैं कि सर ये हो जाएगा अपना वैक्यूम, वैक्यूम प्रेशर। सो वैक्यूम प्रेशर जो होगा पी वैक्यूम सिंपली बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी एक चीज आप हमेशा याद रखिए, एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि वैक्यूम का मतलब ये नहीं हो गया कि वहां पे जीरो प्रेशर हो गया, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस में कम है। एब्सोल्यूट वैक्यूम अगर यूज किया जाए तब जीरो हो सकता है, लेकिन सिंपल अगर वैक्यूम लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, क्योंकि इसीलिए हम लोग यहां पे लिख चुके हैं कि एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर को एब्सोल्यूट वैक्यूम भी बोला जाता है। मतलब एब्सोल्यूट वैक्यूम होने के लिए वो जीरो पे पहुंच जाना होगा, लेकिन अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो है कुछ वैल्यू पे, मान लीजिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है या 1 बार है, जो कि 101325 पास्कल आप जो बोल रहे हैं, अब उससे कम अगर कोई प्रेशर ले रहा है 0.1 बार, तो 0.1 बार एक बार से कम हो गया, ऐसा आप बोल सकते थे। तो इस तरीका से, सॉरी हम एक बार इक्वल टू 101325 बार पास्कल बोलते थे, एक्सट्रीमली सॉरी, वो मतलब हम एक समझाने के रिदम में बोल रहे थे कि अगर आपका बार में यूनिट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दिया हुआ है और उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आपका वैल्यू कम है, तो आप बोलेंगे कि वो वैक्यूम प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैक्यूम प्रेशर मतलब जो लाइन मेरा कहना है कि मान लीजिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि यहां पे अब अगर हम लिखे हैं 1013 और ये है 1.01325 बार, अगर कोई बोल दे कि 0.1 बार प्रेशर है, 0.2 बार प्रेशर है, तो इस वैल्यू से वो क्या है, कम है, एटमॉस्फेरिक से कम है, तो उस प्रेशर को आप बोलेंगे वैक्यूम प्रेशर। और गेज प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर हमेशा, गेज प्रेशर जो है ये है वैक्यूम प्रेशर, और गेज प्रेशर होता है एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो यहां पे ये दोनों टर्म आपको ध्यान हमेशा रखना है, एब्सोल्यूट क्या होता है, वैक्यूम क्या होता है, और गेज प्रेशर क्या होता है। और इसलिए आप इसको बोल सकते थे कि सर अगर हमको वैक्यूम प्रेशर निकालना हो तो यहाँ पे लिखा जा सकता था कि सर एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी ये हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर जो होगा वो हो जाएगा हमारा गेज प्रेशर, गेज प्रेशर। जो उसमें कुछ ज़्यादा ही बोल दे रहे हैं, ये हो जाएगा अपना वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, एक्सट्रीमली सॉरी, कभी कभी टंग स्लिप हो जाता है। सो गेज प्रेशर मतलब एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वैक्यूम प्रेशर मतलब बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप ये टर्म से आप वाकिफ हो गए, प्रेशर के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि सर आप यहाँ पे लिखें कि फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, लेकिन बहुत सारे प्रेशर के टर्म आते हैं सॉलिड के टर्म में, तो आप बोल सकते हैं कि प्रेशर इज ऑल्सो यूज्ड ऑन सॉलिड सरफेस एज सिनोनिमस। अब पर्यायवाची शब्द पढ़ते होंगे कि एक से ज्यादा मीनिंग में, टू नॉर्मल स्ट्रेस। जनरली सॉलिड में क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस वर्ड यूज करते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, तो उसी का मिलता जुलता टर्म है सॉलिड के लिए प्रेशर, आप यूज कर सकते हैं। और ये भी अगेन यहां पे भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, और इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई बंदा, मान लीजिए कि ये बंदा है और
ये अपने पैरों पे सरफेस पे खड़ा है, तो यहां पे बोल सकते थे कि नॉर्मल फोर्स, यहां पे भी जो पर्सन है वो, अब यहां पे भी प्रेशर का जो मतलब है वो फोर्स, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया है। अब इस बंदे का कितना एरिया जो है वो सरफेस के कांटेक्ट में है। मान लीजिए कि इस बंदे का मास 50 kg है, 50 kg है, और कोई दूसरा बंदा उसका मास मान लीजिए 70 kg है। अब ये एरिया कांटेक्ट में जो है, ये एरिया कांटेक्ट में, एरिया जमीन के साथ, तो अब यहां पे हो सकता है कि दोनों का हम सेम एरिया मान ले कि एरिया दोनों का, फीट का एरिया सेम है, सेम है, लेकिन वेट अलग है। तो वेट यहां पे नॉर्मल फोर्स इसके द्वारा जो लगेगा आदमी के वेट के द्वारा, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा इस कांटेक्ट के जमीन के। तो यहां पे इसका हो जाएगा वेट Fn, ये हो जाएगा mg, और यहां पे भी वेट जो है वो हो जाएगा mg, और g का वैल्यू मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अब दोनों का एरिया सेम है, लेकिन वेट इसका कम है इस बंदे का, क्योंकि ये 50 kg का और इसका ज्यादा है। तो अब आप बताइए कि दोनों में किस पे ज्यादा फोर्स, प्रेशर फोर्स लगेगा। तो आप बोल सकते थे कि सर यहाँ पे प्रेशर अगर देखा जाए, प्रेशर की अगर हम बात करें तो इस बंदे के लिए यहाँ पे वेट इसका mg जो था, मान लीजिए कि पर्सन 1 और ये 2, सो ये m1g हो गया, और m1g यहाँ पे 500 न्यूटन हो गया, और यहाँ पे m2g जो हो गया वो 700 न्यूटन हो गया। एरिया दोनों का सेम है, तो इसका फोर्स कम है और इसका ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्रेशर इसको कम लगेगा, पैर पे लोड कम पड़ेगा, और इसमें इसके केस में थोड़ा सा इसके रिस्पेक्ट में बढ़ जाएगा। तो इसलिए अगर आप वेट ज़्यादा करते हैं तो आपका पैर का जो विथ स्टैंड कैपेसिटी है वो थोड़ा सा क्या हो सकता है, कम हो सकता है, क्योंकि वो लोड को बियर कर रहा है। तो अगर लोड वेट बढ़ जाएगा तो आपका बैलेंसिंग जो है पैर का वो थोड़ा सा, क्योंकि ये जस्ट लाइक लोड को सस्टेन कर रहा है, तो ये भी देखा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा जो प्रेशर है वो वेक्टर नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इस पे हम लोग बात करेंगे, स्केलर और वेक्टर पे डिटेल में। मैथमेटिकल क्वांटिटी है, जैसे कि सिंपल अगर कहा जाए कि वेक्टर मतलब, आप बहुत बार सेवरल टाइम्स आप इस टर्म से वाकिफ होंगे कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कोई भी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो, और स्केलर का मतलब कि ओनली मैग्नीट्यूड हो। जैसे मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हैं, जस्ट एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि डिटेल में हम जाएंगे नहीं अभी, इसको स्पेशल हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको समझना है कि ये मैथमेटिकल जो वेक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आप बाइक चला रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर से, तो अब ये 60 किलोमीटर आवर मैग्नीट्यूड को बता रहा है, लेकिन कहाँ, जैसे मान लीजिए कि ईस्ट में जा रहे हैं, तो ईस्ट का मतलब एक डायरेक्शन को दे दिए, तो अब ये वेलोसिटी बन गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ आप इसको डायरेक्शन भी दे दिए। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स का डायरेक्शन है, लेकिन प्रेशर जो है ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे भी देखा जाए, अगर आपके एनसीईआरटी बुक के वर्ड को फॉलो करें, क्योंकि हमारा व्यू है सभी बुक के बातों को रखना और आप डिटेल में, ताकि आप जब भी बुक पढ़े तो एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे जैसे लिखा कि जब भी आप प्रेशर बात करते हैं तो न्यूमरेटर में जो है ये Fn/A है, ये नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, कंपोनेंट है, नॉर्मल कंपोनेंट, और ये स्केलर क्वांटिटी यहाँ पे बता रहा है, और एरिया भी हमारा यहाँ पे स्केलर ही है, क्योंकि ये कंपोनेंट में है, तो इसलिए ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, नॉर्मल है। जैसे कभी भी आप वेक्टर पढ़ते हैं तो वेक्टर को एरो से दिखाते हैं, तो F ये फोर्स है। अब इसका दो कंपोनेंट हो सकता था, एक एक्स डायरेक्शन में
और एक वाई डायरेक्शन में। तो आप इसको याद कीजिए, जब भी आपको पढ़ाया जाता है तो आई कैप या आई एरो लगा देते हैं, एफ वाई जे ऐसा लिखते हैं। यानी ये बता रहा है कि ये फोर्स का दो कंपोनेंट है, एक एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में। तो ये कंपोनेंट है, ये यहां पे केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रहा है। तो इसीलिए आप इसको बोलते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करता है। अलग मीनिंग में बहुत सारे हैं, एक दो टर्म और भी हम लोग डिफाइन करेंगे कि ये स्केलर कैसे है। पास्कल लॉ जब प्रूफ करेंगे तो उसमें इस पे बात करेंगे कि ये स्केलर है। लेकिन अभी आप समझिए कि ये नॉर्मल कंपोनेंट है, इसलिए ये फोर्स का कंपोनेंट है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। अब यहां पे ये भी कि सर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है प्रेशर का। यानी आप एक चीज़ तो सीख गए कि प्रेशर जब भी बोले तो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया है, अगर एरिया को कम कर दें तो प्रेशर अपना बढ़ जाएगा, और अगर एरिया को ज़्यादा कर दे, अगर एरिया को कम कर दे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर आपको समझना है तो आप बोल सकते थे कि सर 1/4 का वैल्यू होता है 0.25, लेकिन 1/2 का वैल्यू हो जाएगा 0.5। यानी अगर ये वैल्यू कम कर दिए तो ये वैल्यू बढ़ गया, रेशियो में था। तो यहाँ पे अगेन आप बोल सकते थे कि सर एरिया अगर बढ़ा दे तो प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये रियल लाइफ में बहुत सारा आप देखे होंगे कभी कभी सर्कस में कि जो बंदा है ज़मीन पे लेटा है, उसके ऊपर बहुत बड़ा वुड का तख्ता रखा रहता है और हाथी उस पर चढ़ जाता है। अब क्या हो गया, उस कंडीशन में जो एरिया था वो बहुत इतना सफिशिएंट लार्ज कर दिया गया कि अब उस बंदे पे जो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया लगने वाला था वो रिड्यूस हो गया। तो इसलिए वो विथस्टैंड कर पाता है, इसलिए उसके ऊपर तख्ता रखा जाता है। और कभी कभी देखे होंगे तख्ता रख के उसके ऊपर से गाड़ी भी निकाला जाता है। तो पॉइंट यही है कि ये पूरा हमारा प्रेशर के बेस्ड पे कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे सॉलिड ही है, और चाहे आप बहुत शार्प नीडल है, वो हमारा अगर थोड़ा भी प्रेशर अगेंस्ट करते हैं अपनी स्किन को तो वो कभी कभी नाक छेदवाना होता है ना, या कान छेदवाना, तो पियर्सिंग करते हैं उसको, तो वो भी आपको देखने को मिलता है। चाहे बैग या सूटकेस का जो हैंडल होता है थोड़ा सा उसको चौड़ा रखा जाता है, ब्रॉड रखा जाता है ताकि आपको कम प्रेशर लगे। उसके बाद रेलवे ट्रैक में पटरी के नीचे तख्ता लगा दिया जाता है, कंक्रीट भी होता है। तो ये भी लगाने का मेन व्यू क्या है कि अगर वहाँ पे ट्रेन अगर गुजरे तो नॉर्मल फोर्स जो लगाए तो एरिया बढ़ गया, क्योंकि तख्ता और सीमेंट के कारण, वहाँ पे कंक्रीट के कारण आपका एरिया लार्ज हो गया, तो प्रेशर अब कम लगेगा। साथ में वैसे ही पिन्स और नेल जो होता है, पिन भी हो, नेल मतलब कांटी जिसको आप दीवार पे ठोकते हैं, वो नुकीला इसलिए बनाया जाता है कि ताकि आपका कॉन्टेक्ट एरिया कम हो जाए, तो कम प्रेशर में ही आपका वो ज़्यादा जा सके, अंदर जा सके। तो ये रियल लाइफ एप्लीकेशन है, आप इसको ज़रूर ध्यान रखें। अब यहाँ पे टर्म आता है डेंसिटी। डेंसिटी ऑलरेडी हम लोग अभी डिफाइन भी कर चुके हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी बोलते हैं। और ये भी आप ऐसा दिखा सकते थे कि सर डेंसिटी जो है कंटिन्यूअम हाइपोथेसिस के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इसी पे हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे थे, ऐसा भी लिख सकते हैं, और मास पर यूनिट वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। और इसका यूनिट देखा जाए तो आप बोल सकते थे कि सर यूनिट ऑफ डेंसिटी जो है वो हो जाता है अपना केजी, मास का यूनिट केजी और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब ये लिख सकते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे अगर एसआई यूनिट में लिखना हो तो ये मास है, तो ग्राम और सेंटीमीटर, जैसे एसआई यूनिट में केजी पर मीटर क्यूब है, वैसे ही सीजीएस यूनिट में, सीजीएस का मतलब हो गया सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। सो सीजीएस यूनिट में आप लिखते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और डायमेंशंस अगर बात करें, डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी, ये क्वेश्चन डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप कैसे डायमेंशन बनाते हैं
याद रखिए कि मास का डायमेंशंस डिनोट करने के लिए हम लोग जो है वो लिखते हैं m से, लेंथ l से, और टाइम जो है अपना सेकेंड से होता है, सॉरी टाइम जो है t। सो यहाँ पे ये हो जाएगा डेंसिटी के लिए मास पर वॉल्यूम, तो मास m और वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, मीटर लेंथ से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लेंथ का 3 टाइम्स क्यूब है, तो लेंथ का क्यूब है, तो ये हो जाएगा ml माइनस 3, यहाँ पे हो जाएगा डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी। वैसे ही अगर आपसे कोई पूछता, थोड़ा सा हम पीछे चल के, कि डायमेंशन ऑफ प्रेशर, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन रहता है एग्जाम में, डायमेंशन निकालना, तो प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया है, और आप फोर्स को लिख सकते थे कि मास इनटू एक्सेलरेशन बाय एरिया। मास जो है यूनिट से आप बना सकते हैं, मास एक्सेलरेटर मीटर पर सेकेंड, अगर हम यूनिट में बात करें तो आप ऐसा देख सकते हैं कि सर मास का यूनिट केजी, एरिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये बन गया मीटर स्क्वायर एरिया। अब इसी को डायमेंशन में दिखाना है तो आप बोल सकते थे कि मास के लिए m केजी है, ये हो जाता लेंथ है, लेंथ मीटर, 1 मीटर आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते थे, तो बस एक ही मीटर बचा, और ये डिवाइड में है तो ये l टू दी पावर -1 लिख सकते थे, और बाई सेकेंड स्क्वायर है तो t टू दी पावर -2, ये डायमेंशन हो जाएगा प्रेशर का, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और इंपॉर्टेंट ये है कि डेंसिटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, स्मॉल v से आप डिनोट करते हैं, तो स्मॉल v मतलब 1 डेंसिटी, और ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर डेंसिटी तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो ये वॉल्यूम पर यूनिट मास है, और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब है, और इसका यूनिट केजी है, तो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होगा वो मीटर क्यूब पर केजी होगा। यहां पे हम लोग का केजी पर मीटर क्यूब था, ये मीटर क्यूब पर केजी है, रेसिप्रोकल है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है यहां पे कि डेंसिटी ऑफ मोस्ट गैसेज इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कोई भी गैस का डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, लेकिन टेम्परेचर के साथ इसका उल्टा रिलेशन है, और आप इसको जानते भी हैं। जैसे आपसे हम पूछें कि ये अपना कैंडल है, मान लीजिए दिस वन इज कैंडल, और ये फ्लेम है कैंडल का। अब देखे होंगे कि कैंडल का फ्लेम कुछ कोनिकल शेप बना रहा है, ऊपर की तरफ कोनिकल। ये कॉज क्या है? ये होता क्या है कि जैसे ऑलरेडी यहां पढ़ रहे हैं कि डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में इन्वर्सली रिलेशन है, तो कोल्ड एयर जब इसके, ये कोल्ड एयर है मान लीजिए, कोल्ड एयर चारों तरफ से, मोमबत्ती के चारों तरफ से फ्लेम के पास वाला कोल्ड एयर जब कांटेक्ट में आएगा तो इस कोल्ड एयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो डेंसिटी अगर कम होगा तो ये ऊपर की तरफ उठना, तो अब मान लीजिए कि फ्लेम के चारों तरफ का कोल्ड एयर जो था वो गर्म हो गया और ऊपर की तरफ सब उठना शुरू हो गया, तो इसलिए वो कंप्रेस कर देगा फ्लेम को, तो इसलिए ऐसा शेप आपको देखने को मिलता है। यानी अब यहां पे हॉट फ्लूइड जो है, कोल्ड एयर हीटेड होके कुछ ऐसे ऊपर जाना शुरू कर देगा। तो मोस्ट ऑफ द गैसेस, चाहे आप सुनते होंगे साइक्लोन, चक्रवात जिसको बोलते हैं, कभी कभी बहुत गर्मी है, सरफेस पूरा गर्म हो गया, अर्थ सरफेस, जमीन गर्म हो चुका है, तो अब उस गर्म जमीन पे क्या होगा कि उसके आसपास कोल्ड एयर जब कांटेक्ट में आएगा तो कोल्ड एयर के साथ, जमीन के साथ हीट ट्रांसफर होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने पे डेंसिटी उसका कम हो जाएगा, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। अब उस जगह को भरने के लिए आसपास का कोल्ड एयर जो है काफी तेजी से आएगा, तो वो भी हमारा डेंसिटी का रिलेशन है टेम्परेचर के साथ।
तो बहुत सारे ये रिलेशन आपको देखने को मिलते हैं, तो ये ध्यान रखें, प्रैक्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रियल लाइफ में। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, पूरे डिटेल में बात की। आई होप बहुत पसंद आया हो। मेरा मेन व्यू है आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करना। थैंक यू।